वी विल स्टार्ट टुडे मॉडर्न फिजिक्स। हम मॉडर्न फिजिक्स को आज देखेंगे क्या है। 12th क्लास के लिए है, इसमें 10 मार्क्स 10 मार्क्स है 12th क्लास के लिए। और अगर हम बात करेंगे फॉर जेईई मीन्स, और अगर हम बात करेंगे नीट की, तो इसमें 2 to 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। किसकी बात करें? मॉडर्न फिजिक्स की। तो अगर 12th की बात करेंगे तो इसमें 10 मार्क्स है, 4 डिवर नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस के होंगे और 6 मार्क्स इसमें है एटम्स एंड न्यूक्लियर के। और जेई मेंस की बात करेंगे तो 3 सवाल 10% फिजिक्स पूछी जाती है फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स, और 2 सवाल या 3 सवाल नीट में पूछे ही जाते हैं फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो जब हम इसके सब टॉपिक्स देखेंगे क्या क्या है, तो पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब हम दूसरा देखेंगे तो वो है रेडिएशन प्रेशर। हालांकि ये टॉपिक नहीं है बट इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो रेडिएशन प्रेशर। थर्ड जो है वो है मैटर वेव्स। और फोर्थ वाला जो है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और फिफ्थ वाला जो है वो है एक्सरेज। सिक्स्थ वाला जो है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। और जो लास्ट वाला है वो है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, समझ आ रहा है? तो देखो क्या चीज है कि अगर हम जेई मेंस की बात करेंगे, अगर हम नीट की बात करेंगे, तो यहां से पक्का एक सवाल पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इन टॉपिक से पक्का एक सवाल पूछा जाता है। और अगर हम इस टॉपिक की बात करेंगे तो यहां से एक सवाल या 2 पूछे जाते हैं। या तो इसमें से सवाल पूछा जाएगा या तो इसमें से सवाल पूछा जाएगा। तो ये बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, बाकी फिजिक्स की तरफ नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत मेहनत की जरूरत है, तो सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके सब टॉपिक्स है। चलो हम जनरल इंट्रोडक्शन पे जाएंगे। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस मॉडर्न फिजिक्स, ये क्या ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो जब हम इसकी इंट्रोडक्शन के लिए जाते हैं, ये जो मॉडर्न फिजिक्स है ये बहुत पुरानी फिजिक्स है। 1897 की बात है, 1897 की बात है, जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना स्टार्ट हो गया, तब से इसको नाम मॉडर्न फिजिक्स ही दिया जाता है। करीबन 125 साल पुरानी फिजिक्स, और इसी को अभी भी नाम मॉडर्न फिजिक्स ही दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हुआ क्या था। और इसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे 1897 में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, तब से लेके अभी तक इसको मॉडर्न फिजिक्स ही कहते हैं। और अगर हम यहां देखेंगे, स्टार्ट किससे करेंगे? स्टार्ट हो गया था वहां पे नेचर ऑफ लाइट से। किससे? नेचर ऑफ लाइट। यानी कि लोग जानना चाहते थे कि इस जो लाइट जो है इसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था न्यूटन, और उसने क्या बोला था? उसने बोला था लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या बोला था? लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि ये जो लाइट है ये बनी होती है पार्टिकल्स की। और उसने एक थ्योरी दे दी थी जिसको उसने नाम रखा था कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। और उसमें क्या बोला था उसने कि ये जो लाइट है ये बनी होती है पार्टिकल्स की, और पार्टिकल्स का नाम उसने दिया था कॉर्पस्कल्स का। क्या दिया था? कॉर्पस्कल्स का नाम दिया था। पार्टिकल को किससे रिप्रेजेंट किया था? कॉर्पसल से रिप्रेजेंट किया था, और थ्योरी का नाम दिया था कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। बोला ये जो लाइट है ये बनी होती है पार्टिकल्स की, और थ्योरी बनी थी उसकी कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। उसके बाद और एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था हाइगन। था एक प्रिंसिपल हाइगन, उसने एक प्रिंसिपल दिया था, और उसने बोला हाइगन्स प्रिंसिपल। और उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि जो लाइट है ये बनी होती है वेव की। ये जो लाइट है ये पार्टिकल नेचर की नहीं है, ये वेव नेचर की है। तब इसने एक प्रिंसिपल भी दिया था, इसने एक्सप्लेनेशन भी की थी, इसने एक एक्सपेरिमेंट भी करा था कि जो लाइट है ये पार्टिकल की नहीं बनी होती है, ये वेव की बनी होती है। लेकिन तब एक न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते थे, तब लोगों ने इसके बारे में ज्यादा नहीं माना, और तब लोग बिलीव ही करने लगे कि ये जो लाइट है ये बनी है पार्टिकल्स की। उसके बाद और एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था मैक्सवेल, और उसने एक थ्योरी दे दी थी मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और उसने उसमें बोला था कि जो लाइट है ये वेव नेचर की है। लाइट जो है यानी कि ये बनी नहीं है पार्टिकल्स की, जैसे कि न्यूटन ने बोला था। उसने बोला ये अगर बनी है ये वेव की बनी है। जैसे किसने बोला था? ह्यूजन साहब ने बोला था कि जो लाइट है ये बनी होती है वेव की। और यही बोला था मैक्सवेल ने भी कि जो लाइट है इट्स मेड अप ऑफ वेव, इट्स नॉट ऑफ पार्टिकल नेचर, इट्स ऑफ वेव नेचर। उसके बाद तो जब 2 साइंटिस्ट जब बीच में आ गए थे, तब शक होने लगा था कि शायद हम इसको वेव मानेंगे अब लाइट को। यानी कि लाइट जो है ये नहीं बनी होगी पार्टिकल्स की, ये बनी होगी वेव की, क्योंकि 2 साइंटिस्ट सामने आ गए थे। उसके बाद और एक साइंटिस्ट आया था,
और उसका नाम था प्लैंक। उसने एक थ्योरी दी थी, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और उसने फिर से प्रूव करा कि जो लाइट है ये नहीं बनी होती है वेव की, ये बनी होती है पार्टिकल की। किसकी बनी होती है? जैसे कि न्यूटन ने बोला। अब तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। न्यूटन ने बोला पार्टिकल की बनी है, ह्यूजन साहब ने बोला वेव की बनी हुई है, मैक्सवेल ने भी बोला वेव की बनी है, मैक्स प्लैंक ने बोला कि ये पार्टिकल बनी है। और उसने एक थ्योरी भी दी थी जिसको नाम क्या बोला था? मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन करा के उसने बोला था कि ये पार्टिकल की बनी होती है, वेव की बनी नहीं होती है। तब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि अब किसकी बात माने, चाहे इसको पार्टिकल माने हम कि वेव माने। और वही बताने के लिए, वही एक्सप्लेन करने के लिए और एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था लेविस डे ब्रोगली। 1924 की बात है जब डे ब्रोगली ने बोला अरे भाई आप लड़ो मत, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ये जो लाइट है ये बनी होती है पार्टिकल्स की भी और वेव की भी बनी होती है। तो उसने क्या बोला? लेविस डे ब्रोगली, लेविस डे ब्रोगली। कब की बात है? 1924 में आए और उसने बोला ये जो लाइट है ये बनी होती है पार्टिकल्स की भी और वेव की भी बनी होती है। ऐसा नहीं था कि उसने बोला और मानना पड़ा, और उसने एक प्रूव भी करा के दे दिया था कि कैसे। उसने बोला ये जो लाइट है इट्स मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या बोला? ये जो लाइट है ये बनी होती है किनकी? पार्टिकल्स की। और उनको क्या नाम दिया? पार्टिकल्स को नाम दिया फोटॉन्स की। किसकी बनी है? फोटॉन्स। बोला हुज मोमेंटम, किसका मोमेंटम? फोटॉन का मोमेंटम होता है बराबर h बाई लेमडा। क्या बोला? h बाई लेमडा के बराबर। बोला कि जो लाइट है ये बनी होती है पार्टिकल्स की, लेकिन फोटॉन्स की, और उनका मोमेंटम जो है वो है बराबर h बाई लेमडा। हुआ क्या? ये जो लेमडा है ये तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वेव की। किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? वेव की। और ये जो है ये तो पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। और उसने क्या किया? उसने पार्टिकल नेचर को वेव नेचर के साथ एसोसिएट करके बताया ये जो मोमेंटम है ये एसोसिएटेड होता है वेव के साथ, और जो वेव है ये पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होता है। तो उसने प्रूव करा के दे दिया कि जो नेचर है वो दोनों है, जहां पे पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा वहां पे वेव नेचर कम होगा। उसने एक्सप्लेन किया कि लड़ने की जरूरत नहीं है, जो मोमेंटम ऑफ फोटोन है ये होता है बराबर h बाई लेमडा। और उसने वहीं पे बोला कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन वो है बराबर h टाइम्स न्यू। ये जो h है ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसका वैल्यू आपको पता होगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड है इसका यूनिट। किसका? प्लैंक कांस्टेंट का यही h का यही वैल्यू है। और इसने क्या बोला? ये जो मोमेंटम है ये एसोसिएटेड होता है वेव के साथ, और वेव के साथ मोमेंटम एसोसिएटेड होता है, यानी कि पार्टिकल नेचर के साथ वेव नेचर भी एसोसिएटेड होता है। हाँ, जहां पे वेव नेचर कम होगा वहां पे पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा। और उसने लैम्डा इस तरीके से भी हम लिख सकते थे p। और एक बात ध्यान में रखें कि उसने इस मोमेंटम को mv वहां पे नहीं लिखा, क्योंकि फोटोन की बात अगर हम करेंगे वो फिर मैं बाद में बताऊंगा क्यों नहीं किया, क्योंकि फोटोन की मास की बात आती है फिर, जबकि फोटोन का रेस्ट मास 0 के बराबर होता है। इतना समझ आ गया। हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसने कौन सी रिलेशन दे दी। अब अगर इसने ये बोला कि E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर, ये रिलेशन हमें आ गई थी किसके बराबर? E इज इक्वल टू एच न्यू, ये एनर्जी ऑफ ए फोटोन होती है। और हम वही देखेंगे कि किसके बराबर है। अगर मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू एच टाइम्स न्यू, और ये क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ये न्यू क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। और ये क्या है? एनर्जी है। ये इसने एक इक्वेशन दे दी। और हमें पता है जब एक वेव ट्रेवल करती है, एक वेव ट्रेवल करती है वो इस तरीके से ट्रेवल करती है, और यहां से यहां तक अगर मैं देखूंगा ये 1 लैम्डा होता है, यानी कि वेव लेंथ होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी f है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव होता है बराबर f टाइम्स लैम्डा के बराबर। इस f, ये जो क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है, तो मैं इसको न्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं लैम्डा। और मैं क्या जानता हूं कि ये जो लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, और मैं इस v को बराबर लिख सकता हूं c के बराबर। तो मैं लिखूं c इज इक्वल टू न्यू टाइम्स लैम्डा, और इसको क्या लिखूं? न्यू को लिख सकता हूं बराबर c बाई लैम्डा के बराबर। और अगर मैं इसको इसके बराबर लिखूं तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूं तो मुझे आएगा एनर्जी का वैल्यू E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? एच सी बाई लेमडा। अब इसी के बारे में बात करेंगे कि ये बेसिकली है क्या चीज। तो अगर मैं देखूंगा कि एनर्जी का यूनिट है जूल, क्या है, और वेवलेंथ का यूनिट असल में हम एंगस्ट्रॉम्स में लेते हैं, लेकिन जब आपने जूल लिया तब आपको किस में इसको लेना है? मीटर में लेना है। ठीक है, तो अगर हम इसी की बात करेंगे कि आगे क्या होता है वही देखेंगे अब। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे एनर्जी है बराबर 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ये क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 इंटू 10⁸ के बराबर है, डिवाइडेड बाय लेमडा
एम, लेकिन हमने इसको किस में लिया, जूल में लिया। और एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल है। और एनर्जी का और एक यूनिट होता है जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। किसकी, कौन सा नाम देता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वो किसके बराबर होता है, वो होता है Q इंटू वी के बराबर। अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या है वही हम जानेंगे। एनर्जी का और एक यूनिट होता है जिसको क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे इसको जूल से भी हमने लिया था, लेकिन सबसे छोटा यूनिट इसका होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम वही देखेंगे। और ये होता है एनर्जी, ये होता है एनर्जी possessed by a charge carrier, by a charge when it is accelerated, when it's accelerated under the potential difference of, under the potential difference of 1 volt। क्या है कि ये वो एनर्जी होती है जो एक इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है, यानी कि चार्ज कैरियर पोजेस करता है, जब इसको एक्सेलरेट किया जाता है। कब एक्सेलरेट किया जाता है, अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो अगर मैं बोलूंगा 1 वोल्ट तो मैं बोलूं ईवी है मुझे बराबर 1.602 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19। यही तो चार्ज होता है एक चार्ज कैरियर के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर यही चार्ज होता है। तो इसको मैं जूल में लिखूं, यहाँ पे लिख सकता हूं जूल में, क्योंकि ये तो एनर्जी है। अब मैं देखूंगा जूल, अगर मैं देखूं वो आएगा ईवी डिवाइडेड बाई 1.602 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 के बराबर। आया समझ। अब अगर इसी जूल को मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूं तो इक्वेशन मुझे बनेगी E इक्वल टू 6.63 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 रेज पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई लेमडा। अभी तक हमने किस में लिया था, मीटर में लिया था, लेकिन जो ही हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका यूनिट लिया एनर्जी का, तो इसको हम फिर एंगस्ट्रॉम्स में लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय आएगा 1.602 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19, ये आएगा इसका वैल्यू। और अगर हम इसको फर्दर लेके जाएंगे E इक्वल टू 6.63 इंटू 10 रेजर पावर 26 इंटू 3, यानी कि 34 और 8 जब हम देखेंगे ये बनेगा 26 के बराबर, डिवाइडेड बाय लेमडा 10 रेजर पावर माइनस 10 होता है एंगस्ट्रॉम का वैल्यू, इंटू 1.602 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19। आया समझ। और अगर हम इसको प्रोसीड करेंगे, आगे जाएंगे, तो हमें इसका वैल्यू इस तरीके से समझ आएगा, इसको निकाल पाएंगे। इस वैल्यू को हम देखेंगे, एनर्जी है मुझे बराबर 6.63 इंटू 3 इंटू 10 रेज्ड पावर 10 रेज पावर 26 डिवाइडेड बाय, अगर मैं ये देखूं ये और ये तो आपस में ऐड हो रहे हैं, ये बनेगा लेमडा एंगस्ट्रॉम्स में, और 1.602 इंटू 10 रेज पावर माइनस 29। इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा ये बनेगा प्लस, तो मैं लिख सकता हूँ 6.63 इंटू 3 इंटू 10 रेज पावर 26 इंटू 10 रेज पावर, सॉरी इट्स नेगेटिव 26, और ये बनेगा यहाँ पे प्लस 29, और डिवाइडेड में आएगा 1.602 इंटू, सॉरी इसके बाद कुछ नहीं, और लेमडा इन एंगस्ट्रॉम्स में आएगा, और यूनिट यहाँ पे बनेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमने एनर्जी को, हमने जूल को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और वही जब हम एनर्जी देखेंगे वो आएगा बराबर 6 पॉइंट, ये बनेगा 19 पॉइंट समथिंग, और जब इसको डिवाइड आप इससे करोगे, जब इसका रिजल्ट निकालोगे, ये आएगा 12,12400 लेमडा इन एंगस्ट्रॉम्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या अगर इसने नैनोमीटर में दिया होगा, वो आएगा आपको बराबर 1240 डिवाइडेड बाय लेमडा इन नैनोमीटर्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो दो इक्वेशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है कि एनर्जी, अगर आपको डायरेक्टली वेवलेंथ दी जाएगी, लेकिन याद रखोगे कि आप हमेशा इसको किस में ले रहे हो, एंगस्ट्रॉम्स में ले रहे हो, और एनर्जी का यूनिट ये आएगा। आपने तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये, लेकिन हमने यहाँ पे प्रूव किया सो दैट हमें थोड़ा बहुत फील आए कि हम क्या कर रहे हैं, समझ आया कि एक एनर्जी ऑफ 1 फोटोन है बराबर 1240 डिवाइडेड बाय लेमडा टाइम्स लेमडा एंगस्ट्रॉम्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या अगर आप ये लोगे नैनोमीटर्स में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पे आपको इसी पे सवाल पूछा जाएगा, नहीं तो अगर उसने मीटर में लिया तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे, ठीक है। हमने अभी देखा कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन वो हमें निकली किसके बराबर, 12400 लेमडा इन एंगस्ट्रॉम्स, और यहाँ पे यूनिट जो है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या एनर्जी हमें आई 1240 लेमडा इन नैनोमीटर्स और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो फोटोन है, जो किसने बोला, लेविस डे ब्रॉगली ने, कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, पार्टिकल्स नोन एज फोटॉन्स हुज मोमेंटम इज इक्वल टू h by लैम्डा। और वही फोटोन हम देखेंगे फोटॉन्स क्या होते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स देखेंगे। फोटॉन्स आर द एनर्जी चार्ज कैरियर्स। ये क्या मतलब हुआ कि जो लाइट है ये बनी होती है पार्टिकल्स
पार्टिकल्स की, जिनको क्या नाम दिया जाता है, फोटॉन्स का, और यही एनर्जी कैरियर करते हैं। यही जो कैरियर्स होते हैं, एनर्जी कैरियर्स कौन होते हैं, फोटॉन्स। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। और रेस्ट मास ऑफ द फोटोन जो है वो 0 के बराबर है। जनरल इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमें बाद में बहुत बारी फोटोन की जरूरत पड़ेगी, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आगे बहुत काम आ जाती है, इसलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। और फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि फोटोन पे कोई चार्ज नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता था और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता था, यहाँ पे वैसा कोई चार्ज नहीं होता है। किस पे, फोटोन पे। और फोटोन्स अगर इस पे चार्ज नहीं है तो ये ना डिफ्लेक्ट इसको इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, और ना ही मैग्नेटिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये दो किसको डिफ्लेक्ट करते हैं, चार्जड पार्टिकल्स को। और ये तो चार्जड पार्टिकल है नहीं, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है, इसीलिए इन दो का कोई इफेक्ट नहीं रहता है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ फोटोन कंजर्वेशन। इसका मतलब क्या होगी कि फोटोन को कंजर्व नहीं किया जाता है, कि कोई भी फोटोन आके, कोई भी लाइट मेरे हाथ में गिरी और फोटोन एब्जॉर्ब हो गया तो कंजर्वेशन का कोई नाम नहीं बनता है। और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फोटोन्स डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स प्रोड्यूसिंग फ्रॉम इट। ये क्या मतलब हुआ, ये मैं आपको समझाऊंगा, ये वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सरफेस है और यहाँ पे एक लाइट आ रही है, और ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, और कुछ पार्ट ऑफ द लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट अंदर की तरफ हो गई है। और इतना तो आपको पता ही होगा। और अगर मैं देखूंगा इस लाइट की वेलोसिटी v है और ये लैम्डा है, v1 लिखूंगा, ये v लैम्डा 1 लिखूंगा, और ये फ्रीक्वेंसी f1 लिखूंगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज n1 एंड दिस इज n2। ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। मुझे आप एक बात बोलो, यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है ये यहाँ पे भी वही रहेगी जो यहाँ पे थी। क्यों? क्योंकि वही मैंने बोला कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये सोर्स प्रॉपर्टी है। क्या है? सोर्स प्रॉपर्टी है। इसलिए फोटोन जो डिपेंड करता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे v2 चेंज होगा, लैम्डा 2 चेंज होगा, f2 जो है ये एज इट इज रहेगा, जो f1 का वैल्यू होगा वो f2 का वैल्यू होगा। तो ये इक्वेशन मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, c बाई लैम्डा, यानी कि, या आप उसको ये भी लिख सकते हो इज इक्वल टू v बाई लैम्डा। ये बराबर रखने के लिए इन दो को आपस में चेंज हो रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा बराबर आ जाती है। और वही फोटोन इज डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स प्रोड्यूसिंग फ्रॉम इट, वही इसका मतलब हो गया। समझ आया? इंटेंसिटी इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। जो इंटेंसिटी है यहाँ पे हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, सो दैट हमें एक कंसेप्ट आ जाएगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालेंगे, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स को कैसे निकाला जाए। बाकी जो इंटेंसिटी है वो मैं आपको प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर में अच्छे से समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा भी वहीं पे। इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है? पावर पर यूनिट एरिया। समझ आ रहा है? पावर पर यूनिट एरिया। और इंटेंसिटी, अगर मेरे पास एक बल्ब होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बल्ब है यहाँ पे, और ये क्या करता है, ये इमिट करता है, और मैं बोलूंगा ये जो है ये 50 वाट्स का है। क्या है? 50 वाट्स, 50 वाट्स का बल्ब है। मैं अगर 50 वाट्स का बल्ब है तो इसका मतलब है जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स्ड रहेगी। क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। जो वैल्यू इसका होगा पहले से ही वो अंत तक वही वैल्यू होगा। किसका? फ्रीक्वेंसी का। क्योंकि हमने तो अभी देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है ये सोर्स प्रॉपर्टी है, फोटॉन्स की सोर्स प्रॉपर्टी है, इसलिए चेंज नहीं होते हैं। तो मैं इसको बता सकता हूं कि ये जो अगर आपको पावर बाय ए के बराबर आता है, वो हमें पता है पावर होता है बराबर एनर्जी पर यूनिट टाइम, और अपना ए तो साथ है, तो ये भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? तो मुझे समझ आया कि जो पावर है ये होता है मुझे इसके बराबर, तो मैं लिख सकता हूं इंटेंसिटी है मुझे बराबर ई ए टी के बराबर लिखूं। इंटेंसिटी किसके बराबर? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। समझ आया? और उसके बाद ही अगर हमें ये सवाल यहाँ पे पूछा जाएगा कि एक लाइट पड़ रही है किसी सरफेस पे लाइट पड़ रही है, और लाइट इस हिसाब से पड़ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, और जो लाइट है इसकी जो इंटेंसिटी है वो है आई, और वेवलेंथ जो है वो है लैम्डा, और ये है ये एरिया ए है। तो हमें बताया जाता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या पूछा जाता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स को निकालना होगा, हम करेंगे काम, हम पहले देखेंगे ये जो यहाँ पे पड़ रही है, ये जो फोटॉन है, ये जो लाइट्स पड़ रही है, यही तो एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, वही तो इंटेंसिटी हुई। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? इंटेंसिटी है मुझे बराबर एनर्जी
अपॉन एरिया इन टाइम टी नॉट। ये जो लाइट पड़ रही है किसी सरफेस पे, लेट ये एक टाइम टी नॉट पे पड़ रही है और किस एरिया पे पड़ रही है, ई पे, तो इंटेंसिटी इसके बराबर आ रहा है ना। तो अगर मैं देखूंगा एनर्जी किसके बराबर है, यानी कि वो बनेगा आई ए टी नॉट के बराबर। ये होल एनर्जी है जो अभी पड़ रही है किसी सरफेस पे। देखो मैंने क्या किया, यहां से लाइट आ रही है, लाइट जब पड़ रही है और किसी एरिया ए पे पड़ रही है, और ये जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी आई के बराबर है और वेवलेंथ लैम्डा के बराबर है, तो मुझसे पूछा जाता है कि आप मुझे निकाल के दे दीजिए कि कितने फोटॉन्स गिरे, कितने फोटॉन्स गिरे इस लाइट के साथ। तो मेरे पास क्या पता है, मुझे पता है कि इंटेंसिटी की फॉर्मूला होती है बराबर, यानी कि इंटेंसिटी होती है बराबर एनर्जी फॉलिंग ऑन एनी सरफेस पर यूनिट एरिया इन टाइम, पर यूनिट टाइम। किस टाइम पे हमने टी नॉट लिया है यहाँ पे, तो उसी टाइम पे कितनी एनर्जी फॉल हो रही है एक सरफेस पे, और उसी को नाम दिया जाता है इंटेंसिटी का नाम। क्या नाम दिया जाता है, इंटेंसिटी का नाम। तो हमें समझ आ गया कि ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है वो यहाँ पे आ रही है बराबर आई ए टी नॉट के बराबर। किसके बराबर, लेकिन हमें पता है कि जो एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन वो किसके बराबर है, वो है एच न्यू के बराबर। और ये अगर मैं इस टोटल एनर्जी को डिवाइड करूंगा मुझे n निकलेगा, और वो n है नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। वो कब निकलेगा मुझे, जब मैं ये जो एनर्जी है ये इसको डिवाइड करूंगा, तो ये मुझे बनेगा n इक्वल टू आई ए टी नॉट अपॉन एच न्यू। या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आई ए टी नॉट एच सी बाई लेमडा, लेमडा को यहाँ पे लिखूंगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैं ऊपर लिखूंगा n इज इक्वल टू आई ए टी नॉट लेमडा डिवाइडेड बाई एच सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपको पूछा जाएगा कि अगर एक लाइट पड़ रही है, उसकी इंटेंसिटी आपको दी गई होगी, वेवलेंथ दी गई होगी, और आपको एरिया दिया गया होगा, और आपको टाइम दिया गया होगा, और आपसे पूछा जाएगा कि आप मुझे बता दीजिए कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने गिरे, और वो नंबर ऑफ फोटॉन्स आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। और मैं नोट्स भी साथ साथ आपको भेजूंगा, जितना भी पढ़ा है, जिस दिन पढ़ाऊंगा जितना, उसके नोट्स आपको मैं भेजा करूंगा, सो दैट, क्योंकि बोर्ड छोटा है यहाँ पे इंसान नहीं लिख पाता है पूरा, वो आपको सब पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह।